ओके। यस सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फोटो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसके अंदर देखिए, आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था, जब शुरू किया था ये वाला चैप्टर, मैंने क्या बोला था? रेडिएशन जो आपकी होती हैं वो जब मूव करती हैं तो उनके पास जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। यानी कि किस फॉर्म में होती है? क्वांटा की फॉर्म में होती है। और इन्हीं पैकेट्स को, है ना, एनर्जी जो होती है पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिनको हम क्वांटा बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में मूव कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। ये बात तो आपको पहले भी पता है, वापिस से मैंने एक बार रिपीट करवा दी। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखो क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू हिम क्या है? रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक एंड डिस्क्रीट पैकेट। इसके स्पेसिफिक, है ना, एक पर्टिकुलर पैकेट, जैसे मैंने उस टाइम एग्जांपल देख के बताया था, जैसे दो दो और दो दो का पैकेट बना हुआ है। तो ये हमेशा क्या होंगी? जो रेडिएशन मूव कर रही होगी वो किसके कंसिस्ट होगी? दो दो एनर्जी की क्या बनी होगी? ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स मिलके क्या बनाया होगा इन्होंने? रेडिएशन मूव करी होगी इस तरह से, छोटे छोटे पैकेट। तो क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होंगे। ये क्या होंगे आपके? स्पेसिफिक होंगे। इनकी वैल्यू क्या रहेगी? स्पेसिफिक रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो रेडिएशन आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक एंड डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। एंड दीज स्पेसिफिक पैकेट्स ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी आर नोन एज फोटॉन्स। और इनको हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। पहले ही बताया था मैंने, जो इन रेडिएशन होती है वो किसकी कंसिस्ट होती है? स्मॉल पैकेट्स की, डिस्क्रीट पैकेट्स की कंसिस्ट होती है। और डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? हम क्वांटा बोलते हैं। और यही स्मॉल पैकेट्स जो होते हैं आपके स्पेसिफिक पैकेट्स ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। पहली बात। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, मैंने कल जब तुम लोगों को पढ़ा रहा था, मैंने बोला ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर जब रेडिएशन फॉल करती है, रेडिएशन फॉल करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एमिट होता है। फिर उसके साथ मैंने एक और बातें ऐड की, कुछ बातें और ऐड की थी। मैंने बोला था जब इसके ऊपर रेडिएशन फॉल करती है तो इसकी कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये भी कल हमने बात डिस्कस कर ली थी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की अगर रेडिएशन फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा मेटल सरफेस से, पहली बात। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर आपके इसके ऊपर क्या फॉल करेगी? रेडिएशन फॉल करेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन फॉल करेगी किसके ऊपर? इस मेटल सरफेस के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एमिट हो जाएगा। ये बात भी मैंने तुम लोगों को बताई थी। ओके, अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। और लास्ट बात मैंने क्या कही थी? अगर ज्यादा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जो रेडिएशन फॉल करेगी इस मेटल सरफेस के ऊपर, उसकी पहली बात पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी कि क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल की तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, पहली बात। अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर रेडिएशन फॉल की, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर रेडिएशन फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। और उसके पास एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी मूवमेंट करने की, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसके पास क्या होगी? ज्यादा होगी। ये कल हमने डिस्कस किया था। अब देखो, इसी चीज को मैं वापस से यहाँ पे वही बताऊंगा, आइंस्टाइन का जो रिलेशन है उसी को समझाएंगे। मान लीजिए एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू है। और एनर्जी कितनी हो जाएगी? हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, क्या होता है? एच इक्वल ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो एक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू हो जाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा हुआ है? व्हेन ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हैविंग एनर्जी एच न्यू इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन कितना? डब्ल्यू नॉट। वर्क फंक्शन में मैंने तुम लोगों को बताया था, वर्क फंक्शन क्या होता है? वो मिनिमम एनर्जी जो एक मेटल सरफेस को चाहिए होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखे। अगर उस वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी उसके ऊपर फॉल करगी, उस मेटल सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी ये डिटेल में समझाया था, सेकंड लेक्चर में भी समझाया था, अच्छे से समझाया था इसको। तो वर्क फंक्शन क्या है? ये वो मिनिमम एनर्जी होती है, ऐसा करके भी बोल सकते हो, वो मिनिमम एनर्जी रेडिएशन की जो चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को अमिट करवाने के लिए, कहां से? फ्रॉम द मेटल सरफेस। उसे हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन बोलेंगे उस मेटल का। उससे कम एनर्जी की अगर रेडिएशन गिरेगी तब भी आपका मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन केसेस बनते हैं। पहला केस, जो रेडिएशन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है,
जब भी रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो जो एनर्जी होगी फोटोन की, मतलब दैट इज एनर्जी ऑफ द फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन। जो फोटोन की एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। किससे कम होगी, वर्क फंक्शन से कम होगी। तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपकी नहीं होगी। एक बात को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, हम बात करते हैं सिर्फ फोटोन की, हम एनर्जी किसकी देखेंगे, सिर्फ फोटोन की एनर्जी देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि भाई एग्जांपल के तौर पे एक बात को समझ लो, यहाँ पे आपको बाद में कंफ्यूजन रहेगी, कोई आपको बाद में कंफ्यूज भी कर सकता है। देखिए एक मेटल सरफेस है, एग्जांपल के तौर पे ये मेटल सरफेस है, इसके पास इसका वर्क फंक्शन मान लीजिए कितना 10 है, इसका वर्क फंक्शन कितना मान लीजिए 10 है। और ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बताया था, इसका वर्क फंक्शन 10 है। अब फोटोन आपके पास एक रेडिएशन आ रही है जिसका जो फोटोन कितना एनर्जी का बना हुआ है, मान लीजिए 6 एनर्जी का फोटोन, एक फोटोन कितना एनर्जी का, 6 फोटोन का, 6 फोटोन का। अब यहाँ पे एक फोटोन फॉल करेगा तो आप बोलोगे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन कितना 10 है और एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, 6 है। बात समझ आई होगी। लेकिन आपने ये नहीं कह देना कि भाई 2 फोटोन इसके ऊपर फॉल करेंगे तो टोटल एनर्जी होगी 12, इसका मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा गलत। हम बात करते हैं एक फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी क्या होनी चाहिए, जहां तो इक्वल होनी चाहिए, जहां तो ज्यादा होनी चाहिए, किससे, वर्क फंक्शन से। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी, आप 6 एनर्जी थी एक फोटोन की, 2 फोटोन गिराओ, 3 फोटोन गिराओ, 6 एनर्जी के, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला। एक डिस्क्रीट पैकेट के पास, यानी कि एक फोटोन के पास वर्क फंक्शन की इक्वल, जब वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट होगा, अदरवाइज एमिट नहीं होगा, चाहे फिर जितने मर्जी फोटोन उसके ऊपर फॉल करते रहे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, अब देखिए तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पे मेन टॉपिक पे आते हैं। वर्क, आपकी जो रेडिएशन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या है, कम है, तो इसका मतलब आपकी जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगी, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अक्कर, पहली बात। सेकंड केस, अगर जो रेडिएशन जो फॉल कर रही है उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, आपकी वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगी, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सिर्फ एमिट होगा। मेटल सरफेस से सिर्फ क्या होगा, वो पॉप अप बाहर निकलेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। सिंपल, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। देखो दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन इज एग्जैक्टली सेम एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देन इलेक्ट्रॉन गेट इनफ एनर्जी टू जस्ट एस्केप द मेटल सरफेस। सिर्फ वो मेटल सरफेस से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, वहां से एस्केप कर जाएगा। आगे उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें नहीं पता। तो सिंपल सी बात, जब एनर्जी रेडिएशन की क्या हो, कम हो वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन आपका मिट नहीं होता है। अगर आपकी जो एनर्जी है किसकी, रेडिएशन की, एच न्यू, यानी कि ये इक्वल हो जाती है वर्क फंक्शन के, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जस्ट एस्केप द मेटल सरफेस। तीसरा केस, अगर रेडिएशन जो है, रेडिएशन की एनर्जी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन किसका है, मेटल सरफेस का, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देन पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू एस्केप द मेटल सरफेस। मींस जो इतनी एनर्जी थी, वर्क फंक्शन के बराबर जो एनर्जी थी वो यूटिलाइज हो जाएगी, किसके लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। बाकी जो एनर्जी बचेगी वो क्या हो जाएगी, रिमेनिंग एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन एज ए काइनेटिक एनर्जी। बाकी जो एनर्जी बचेगी वो किस लिए यूज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। काइनेटिक एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। मुस्कान अपना माइक ऑफ करो, अगर डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। ओके, ये बात क्लियर होगी। जिसको नहीं समझ आई, देखो लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं। मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन है कितना, 10। यहाँ पे इसके ऊपर जो रेडिएशन फॉल की वो कितनी एनर्जी की, मान लीजिए 15, चलो 15 12 रखते हैं, 12 एनर्जी की रेडिएशन इसके ऊपर फॉल की। इसमें से वर्क फंक्शन कितना था मेटल सरफेस का, 10, तो 12 एनर्जी में से 10 एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी कि एस्केप करवाने के लिए। पीछे बची 2 एनर्जी, 2 एनर्जी जो बची है वो यूज हो जाएगी क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, मोशन देने के लिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। मोशन में मतलब कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी। तो 2 एनर्जी जो बची वो किसके लिए यूटिलाइज होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए।
अगर 13 रेडिएशन की फॉल करती तो इलेक्ट्रॉन का मोशन और ज्यादा होता। अगर 14 की रेडिएशन की एनर्जी फॉल करती तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होती, यानी कि 4 होती, तो और ज्यादा मोशन होता इलेक्ट्रॉन का। इस तरह से हम इस बात को कंक्लूड करते हैं, किसको, इंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को। तो इंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है, सिंपल से वर्ड में तीन हमने कंडीशन देखी, उसमें से बोलता है जब कोई रेडिएशन जिसकी एनर्जी एच न्यू है, वो रेडिएशन क्या करती है, एक मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है, उसमें से कुछ एनर्जी जो होती है क्या किस लिए यूज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को अमिट करवाने के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इतनी सी बात है आपकी किसकी, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। वो तीन कंडीशंस आपको पता ही है, पहले भी मैंने समझाई हुई, आज फिर से मैंने रिपीट करवा दी। तो अल्टीमेटली आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बनी, क्या बोलता है, ये कैसा मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया हमने। ये मान लीजिए आपके पास इतनी एनर्जी की रेडिएशन थी, यानी कि एच न्यू की, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की कितनी थी, न्यू थी। ये रेडिएशन दो तरीके से यूज हुई, एक तो वर्क फंक्शन के बराबर जो एनर्जी होगी वो यूटिलाइज हो जाती है इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए, बाकी जो एनर्जी बचती है वो हम यूटिलाइज कर देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको क्लियर होगी कि बात, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के कारण निकला, रेडिएशन के कारण निकला, उस इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, कौन किसकी काइनेटिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। ओके, ये नोट लिखा हो, इसको आप रीड कर लेना। पहले ही मैंने बात समझाई हुई है कि जब भी कोई प्लैंक क्वांटम थ्योरी के मुताबिक क्या है, कोई भी लाइट रेडिएशन किसकी बनी होती है, तिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और एक क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन, एंड विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था, जब चैप्टर शुरू किया था तब भी मैंने ये बातें आपको समझाई थी। किसी को अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैं आगे बढ़ता हूं तब तक। रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉपिक पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसी का ये आगे पार्ट है मैथमेटिकल। इस फॉर्म को, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको और अरेंज करके लिखेंगे और रिलेशन फाइंड करेंगे किसके बीच में, स्टॉपिक पोटेंशियल के बीच में और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में। ओके, हमने अभी जस्ट अभी देखा एच न्यू किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन एनर्जी। तो आप ऐसे लिखोगे, वी नो, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच न्यू किसके बराबर होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन के बराबर होता है। ये बात तो आपको क्लियर है। डब्ल्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन वहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी, अब देखो इसको मैं अरेंज करता हूँ, इस इक्वेशन को अरेंज करने लगा, तो कैसे अरेंज करेंगे, देखिए मैं इस तरफ लिख रहा हूँ सारी चीजें, वहां तो लिखी है, वापिस से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन मैं क्या करूंगा, इस तरफ भेज दूंगा। इस तरफ भेजने से देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको मैंने क्या बताया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है अभी, V इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, सिंपल भाषा में। इसको डिटेल में मैंने बताया था जब मैंने पोटेंशियल वाला चैप्टर करवाया था। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू वी। और यहाँ पे हम बात किसकी करें, इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन। दिस, और यह V क्या आपका, पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, टॉपिक पोटेंशियल, V नॉट। तो यानी कि वर्क किसके बराबर आपका, E इंटू वी नॉट। वर्क बेसिकली क्या है आपकी एनर्जी। ये एनर्जी किस लिए यूटिलाइज होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में क्या लिख सकता हूँ, ई वी नॉट लिख सकता हूँ। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया प्रूफ करके, आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पे, रखते कैसे बनती है ये इक्वेशन। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वी नॉट लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही होगी, एक सेकेंड देखिए, काइनेटिक एनर्जी, तुम लोगों को आवाज तो आ रही है ना मेरी, वैसे जो अपने आप को पढ़ाई जा रहा हूँ, आ रही है। okay. आ रही है। तो मैंने तुम लोगों को एक जर्नल इक्वेशन सिखाई, क्या इक्वेशन सिखाई, देखिए वापिस से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने बोला वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो वर्क क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा, है ना। दिस इंप्लाइज वर्क एक किस्म की क्या है आपकी एनर्जी है। देखिए वर्क का फॉर्मूला बन चुका आपके पास,
अब इस वर्क को ये एनर्जी भी हो सकती है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जैसे कोई रेडिएशन फॉल करती है, इसमें से जो W0 यानी कि वर्क फंक्शन के बराबर जो एनर्जी होगी वो यूटिलाइज हो जाती है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। बाकी एनर्जी यूज हो जाती है किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को हमने क्या प्रोवाइड की, जो इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी प्रोवाइड की, जो रेस्ट ऑफ एनर्जी थी। तो ये जो वर्क है ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी क्या करे, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन को दी जाएगी, यानी कि चार्ज कितना हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। और ये वी क्या है आपका, पोटेंशियल है। ये आपका वी क्या है, आपका पोटेंशियल है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल आपका, टॉपिक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख दी मैंने, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात, एनर्जी आपकी क्या होती है, एक और फार्मूला मैंने तुम लोगों को बताया, वो एच न्यू होता है। अगर ये एनर्जी को मुझे कौन सी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखना हो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या, एच तो क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और ये न्यू है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एच नॉट आ जाएगा। अब ये सारी बातें यहाँ पे देखो मैं कंक्लूड करके लिखूंगा, ध्यान से देखना भी, जिसको नहीं भी समझ आई अभी समझ आ जाएगी। ये ई नॉट कैसे लिख, ई वी कैसे लिख दिया, ई वी नॉट कैसे लिख दिया, ये तो आपको बात पता चल गई होगी। ये एच न्यू का वैसे आ गया। और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन के किसकी वजह से आया है, वर्क फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू नॉट लिख सकता हूँ। ये न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो वर्क फंक्शन भी तो वही होता है, मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। एच तो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कल भी मैंने बताया था, ये वर्क यानी कि एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये वही बात होगी आपकी। आई होप आपको समझ आई होगी। डब्ल्यू नॉट एच न्यू नॉट कैसे लिख दिया, समझ आ गई होगी आपको। ओके, अब ध्यान से देखना, ई वी नॉट इक्वल्स टू एच, दोनों तरफ है तो एच को मैं कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या हमारा, न्यू माइनस न्यू नॉट बचेगा। हमें निकालना क्या है, वी नॉट यानी कि स्टॉपिक पोटेंशियल। तो स्टॉपिक पोटेंशियल निकालने के लिए वी को इस तरफ भेज दो, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, वी नॉट इक्वल्स टू एच अपॉन ई वी न्यू माइनस न्यू नॉट। ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, और ये वी है, पोटेंशियल है। ध्यान रखना इस बात को, कंफ्यूज मत कर देना, वी मत लिख देना। न्यू को कैसे लिखते हो, ऐसे करके, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास टॉपिक पोटेंशियल क्या गया, एच अपॉन ई। ई क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी न्यू माइनस न्यू नॉट। अब आपको एक और बात पता है, वो क्या है, C इक्वल्स टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, या न्यू इक्वल्स टू सी वाई लैम्डा होता है। सी इक्वल्स न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी वाई लैम्डा। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ, किसकी, इलेक्ट्रॉन की या फोटोन की। ओके, अगर न्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सी वाई लैम्डा हो जाएगा। अगर न्यू नॉट की वैल्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सी वाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कारण क्या मिली, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिली। और ये वेवलेंथ किसकी है, आपकी फ्रीक्वेंसी की है, जो रेडिएशन फॉल की थी किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर। तो ये फार्मूला पता है, इन दोनों वैल्यूज को मुझे यूज करना है। यहाँ हमारे पास क्या आया था, एच अपॉन ई, एच अपॉन वी न्यू माइनस न्यू नॉट। क्या बोला मैंने, एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट। तो एच अपॉन ई न्यू की जगह क्या लिख दूंगा, सी वाई लैम्डा, और माइनस सी वाई लैम्डा नॉट आ जाएगा हमारे पास। दोनों में सी कॉमन है, तो मैं एच सी अपॉन ई आ जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट बचेगा। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैं आगे बढ़ता हूं तब तक। अब देखिए, ध्यान रखना है, ये न्यू क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। देखिए, जो थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की गिरी थी किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, वही बात लिखी हुई है। दूसरी बात आप देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, किससे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ।
इसलिए ये बात मैंने यहाँ पे लिखी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ, फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट एंड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये मैंने चैप्टर शुरू किया था तब भी मैंने बताया था कि ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है। कोई भी रेडिएशन जब मूव कर रही होती है उसका दो किस्म का नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। देखिए, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड बी एक्सप्लेन कंसीडरिंग दैट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोर क्वांटा। ये पहले ही बताया हुआ है मैंने तुम लोगों को। जब भी कोई रेडिएशन मूव कर रही होती है वो कैसे, जो रेडिएशन होती है किसकी कंसिस्ट होती है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की कंसिस्ट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, जहां जिनको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। एंड दीज पैकेट ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रीटेड एज पार्टिकल्स। जब पैकेट्स की फॉर्म में मूव कर रही है कोई चीज तो हम उनको क्या कंसीडर कर सकते हैं, पार्टिकल्स कंसीडर कर सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी तुम लोगों को। जब भी कोई रेडिएशन मूव करती है उस रेडिएशन के पास एनर्जी होगी, वो रेडिएशन एनर्जी किस फॉर्म में होती है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, जहां इन क्वांटा को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। जो पैकेट ऑफ एनर्जी पैकेट्स है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स है, इन पैकेट्स को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन का एक नेचर कैसा हो गया, पार्टिकल नेचर हो गया। ऑन अदर हैंड देखिए, हम ऑप्टिक चैप्टर पढ़ेंगे, हमारे पास वहां पे हमने पढ़नी है रे ऑप्टिक एंड वेव ऑप्टिक। जब हम वेव ऑप्टिक पढ़ेंगे ना तो वहां पे हमें दो नहीं बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उनमें से दो इंपॉर्टेंट बातें कौन सी, एक होती है इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिफ्रैक्शन। जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कौन शो करता है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन हमें शो करता है वेव। कौन सी वेव, वेव ऑप्टिक के अंदर हम स्टडी करेंगे इस चीज को, वहां भी आपको डिटेल में समझ आएगा। अल्टीमेटली आपको दिमाग में ये रखना है, वेव आपकी ये जो नेचर होता है ना, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, कौन शो करता है, पार्टिकल नेचर कभी शो नहीं कर सकता। कौन शो करता है, आपकी वेव शो करती है। क्या, कौन सा फिनोमिना, एक फिनोमिना होता है आपका इंटरफेरेंस, दूसरा फिनोमिना आपका कौन सा, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस फिनोमिना एंड डिफ्रैक्शन फिनोमिना कौन शो करता है, आपकी वेव शो करती है। तो हमने नोटिस किया जो आपकी रेडिएशन आ रही होती है वो ये वाला फिनोमिना भी शो करती है, कौन सा, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करती है। अगर ऐसा फिनोमिना कोई चीज शो कर रही है तो मीन्स उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा वेव नेचर। कैसा नेचर होगा उसका, वेव नेचर। तो क्या लिखा हुआ है, ऑन अदर हैंड रेडिएशन एग्जिबिट फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन विच इंडिकेट दैट दे पोसेस वेव नेचर। उनका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। पहली स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया कि उसका आपकी रेडिएशन का नेचर कैसा है, पार्टिकल। दूसरे केस में मैंने क्या बताया, उसका नेचर कैसा है, वेव नेचर। वेव नेचर कैसे पता चला, क्योंकि ये रेडिएशन कैसा फिनोमिना शो करती है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन शो करती है। पार्टिकल नेचर कैसे पता चला, क्योंकि ये रेडिएशन कैसी किसकी बनी होती है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी होती है। स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को मैं क्या बोल सकता हूँ, आपके पार्टिकल्स बोल सकता हूँ। तो इसलिए इनका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करने के कारण इनका नेचर कैसा है, वेव नेचर। इसलिए इनका दो किस्म का नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा कौन सा होता है, वेव नेचर। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। पहली बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे समझो, आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, जब ये मोशन करता है तो इसके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है इसके पास मैग्नेटिक फील्ड। और ये तीनों, अगर वेव इस तरह मूव कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो हमें चीज देखने को मिली, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक चैप्टर है कंप्लीट है इसका आपका, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, मैंने आपको बता दिया क्या होती है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसके साथ दो फील्ड लगे होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और तीनों की तीनों डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके कारण बनती है, याद रखना है आपको,
किसके कारण बनती है? चार्ज के कारण बनती है। इस बात को ध्यान में रखना आपने, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा? आपका जब भी कोई रेडिएशन मूव कर रही होती है उसके दो नेचर है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। क्यों होता है ऊपर मैंने आपको बता दिया। सो इट मे बी कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोसेस ड्यूल नेचर। इसलिए आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन होती हैं इनका नेचर कैसा होता है? ड्यूल नेचर होता है। जहां तो पार्टिकल जहां तो वेव, दोनों किस्म का इनका नेचर होता है। ओके,